प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो क्वेश्चन गिवन है, उसमें आपकी जो अमाउंट है वो है इन रुपीज करोड़। सबसे पहली जो वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू, वो है रेवेन्यू रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट की वैल्यू है 55 करोड़, 55। सेकंड है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट की वैल्यू है 42 करोड़। नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू है 18 करोड़। बोरोइंग्स, बोरोइंग्स की वैल्यू गिवन है 40। इसके बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वैल्यू है 88 करोड़, 88 करोड़ यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट 28। इंटरेस्ट पेमेंट की वैल्यू है 28। तो ये हमारा क्वेश्चन है और हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट। तो फर्स्ट हम रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रेवेन्यू रिसीव्ड। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें गिवन है या नहीं गिवन है। हो सकता है कि डायरेक्ट हमें गिवन हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या हो सकता है इसके कंपोनेंट आपको गिवन हो तो उनका एडिशन हमें करना पड़ेगा। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डायरेक्ट हमें वैल्यू गिवन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 88, तो हम यहाँ 88 माइनस में रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट की वैल्यू हमारी है 55। तो रेवेन्यू डेफिसिट हमारा आ जाएगा 33 करोड़। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का हमारा फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिसिप्ट। और जो टोटल रिसिप्ट है उसमें हमारी बोरोइंग इंक्लूड नहीं है। टोटल रिसिप्ट क्या है? एक्सेप्ट बोरोइंग। तो इसके लिए हमें चाहिए टोटल एक्सपेंडिचर। अब टोटल एक्सपेंडिचर अगर हम क्वेश्चन में देखें तो इसमें यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, ये हमारा है नॉन टैक्स रेवेन्यू, बोरोइंग, ये हमारा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन इसमें हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू गिवन नहीं है। और टोटल एक्सपेंडिचर के लिए हमें चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन हमें इसमें बोरोइंग गिवन है और हमें पता है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमारा इक्वल होता है बोरोइंग के। तो अगर हमारे पास फुल इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है कि टोटल एक्सपेंडिचर के लिए हमें चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो क्वेश्चन में गिवन है लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर मिसिंग है। तो इसीलिए हम यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग। तो बोरोइंग की हमारी यहाँ पे वैल्यू है 40 करोड़। तो फिस्कल डेफिसिट हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? बोरोइंग के। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट हम कैलकुलेट करते हैं फिस्कल डेफिसिट माइनस में इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट हमारा बोरोइंग के इक्वल है, तो फिस्कल डेफिसिट हमारा है 40 और इंटरेस्ट पेमेंट की वैल्यू हमारे पास है 28 करोड़।
तो 40 करोड़ में से हम 28 करोड़ लेस कर देंगे तो प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 12 करोड़। Can there be a fiscal deficit without a revenue deficit? हमारा क्वेश्चन है कि जो फिस्कल डेफिसिट है क्या उसके लिए जरूरी है कि रेवेन्यू डेफिसिट हो, या अगर रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है तो क्या फिस्कल डेफिसिट अराइज हो सकता है? तो इसमें हम कहेंगे कि यस, जरूरी नहीं है कि रेवेन्यू डेफिसिट हो। वैसे तो देखो क्या होता है कि रेवेन्यू डेफिसिट है उसकी वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है, और फिस्कल डेफिसिट कॉजेज रेवेन्यू डेफिसिट। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फिस्कल डेफिसिट के लिए रेवेन्यू डेफिसिट हो, क्योंकि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट का हमारा फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग। तो इस केस में हो सकता है कि जो फिस्कल डेफिसिट है उस केस में हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है इसमें जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। तो अगर हमारी जो रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू रिसिप्ट बोथ आर इक्वल, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है। रेवेन्यू डेफिसिट हम किसको बोलते हैं? अगर हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन अगर दोनों इक्वल है कि फॉर एग्जांपल अगर 100 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और 100 ही रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो क्या इस सिचुएशन में भी हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो अराइज हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो बजाय के कैपिटल रिसिप्ट के, तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो अराइज हो सकता है विदाउट रेवेन्यू डेफिसिट। हमें कैलकुलेट करना है फिस्कल डेफिसिट, और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है रेवेन्यू रिसिप्ट इक्वल टू 100 करोड़, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑल्सो 100 करोड़, कैपिटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग या नेट ऑफ बोरोइंग 120, कैपिटल एक्सपेंडिचर 140 करोड़। तो अगर हम फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग। तो टोटल एक्सपेंडिचर किसके इक्वल होंगे? टोटल एक्सपेंडिचर के लिए हम एडिशन करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो इसमें हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो इक्वल है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 100 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे हैं 140, और ये टोटल हो गया 240 करोड़। इसमें से हम माइनस कर देंगे जो भी टोटल रिसिप्ट है,
और टोटल रिसिप्ट में हम कंसीडर करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट को। और कैपिटल रिसिप्ट में भी नेट ऑफ बोरोइंग, यानी कि इसमें बोरोइंग इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। तो रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट का है 100 और कैपिटल रिसिप्ट है 120। और फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 20 करोड़, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर है 240 और टोटल रिसिप्ट है 220। तो हमारा क्वेश्चन है, कैन देयर बी ए फिस्कल डेफिसिट विदाउट अ रेवेन्यू डेफिसिट? तो हम कहेंगे यस, इट इज पॉसिबल, क्योंकि जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखें तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इक्वल है रेवेन्यू रिसिप्ट की, तो इस केस में रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है। जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बजट है वो उसका बैलेंस्ड है, रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है। उसके बावजूद भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसिप्ट, दोनों 100 करोड़ है तो इक्वल है। और दोनों के इक्वल होने के बावजूद भी हमारा फिस्कल डेफिसिट आ रहा है 20 करोड़। तो हम कह सकते हैं जो फिस्कल डेफिसिट कैन अराइज विदाउट रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इम्प्लीकेशन। तो फर्स्ट हमारा है इम्प्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट मींस revenue expenditure of government are greater than revenue receipt of government। तो फॉर एग्जांपल कि अगर गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो है 100 करोड़ और उसका एक्सपेंडिचर है 120 करोड़, तो इस सिचुएशन में जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो कितना होगा? 20 करोड़। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? उसका एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट कम है, तो इस केस में क्योंकि रिसिप्ट कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो ये जो 20 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा गवर्नमेंट खर्च कर रही है, इनकम तो है 100 करोड़ और एक्सपेंडिचर कितना है? 120 करोड़। तो जो 20 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट एक्स्ट्रा खर्च करेगी वो कहां से अरेंज करेगी? तो रेवेन्यू डेफिसिट के केस में हमारी जो इम्प्लीकेशन है, या तो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। डिसइन्वेस्टमेंट करेगी मींस जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के शेयर हैं उनको सेल करना शुरू कर देगी टू प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि जो 20 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट एक्स्ट्रा खर्च करेगी वो कहां से लाएगी? या तो वो अपने जो शेयर है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके शेयर्स को सेल करना शुरू कर देगी प्राइवेट सेक्टर को। डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। डिसइन्वेस्टमेंट करने से जो शेयर है वो प्राइवेट सेक्टर के हम लोगों के पास आ जाएंगे, और जब हम शेयर परचेज करेंगे तो जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ये सेकंड ऑप्शन है, गवर्नमेंट बोरो करेगी। क्योंकि 20 करोड़ रुपीस जो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा खर्च करेगी उस पैसे को बोरो कर सकती है। कहां से बोरो करेगी? पब्लिक से कर सकती है, जनरल पब्लिक, आरबीआई से, या फिर फॉरेन से, फॉरेन कंट्रीज से। ये थर्ड इसकी जो इम्प्लीकेशन है, गवर्नमेंट कट इन इट्स एक्सपेंडिचर। कि हो सकता है गवर्नमेंट जो पहले उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 120 करोड़ है, तो अपने खर्चे में वो कटौती कर दे ताकि उसको बोरो करने की जरूरत ना पड़े, ना ही डिसइन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़े। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसके जो इम्प्लीकेशन है कि अगर गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो या तो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, या उस जो 20 करोड़ एक्स्ट्रा वो खर्च करेगी वो पैसा बोरो करने से बोरो करेगी ताकि उसके पास पैसा आ जाए। या थर्ड इम्प्लीकेशन है कि वो अपने खर्चे में ही कटौती कर दे, जो 20 करोड़ एक्स्ट्रा हैं उनको वो कटौती कर देगी, कि फॉर एग्जांपल सब्सिडी कम प्रोवाइड कर देगी,
या जो भी सोशल वेलफेयर पे जो भी खर्चा कर रही है उसमें कहीं ना कहीं कटौती कर देगी। तो ये इम्प्लीकेशन है रेवेन्यू डेफिसिट के। तो डिस इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो उसके शेयर सेल करती है प्राइवेट सेक्टर को, तो गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस हो जाएंगी। दूसरा, जब भी गवर्नमेंट अपने शेयर को सेल करती है तो उनका अंडर एस्टिमेशन होता है, जितनी उनकी वैल्यू होती है उससे कम वैल्यू में गवर्नमेंट सेल करती है। और मोस्टली इसका यूज किया जाता है सोशल वेलफेयर के लिए, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर के लिए। तो डिसइन्वेस्टमेंट से जो भी रिसिप्ट, जो भी पैसे गवर्नमेंट के पास आते हैं उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं होता। गवर्नमेंट को उसका यूज करना चाहिए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी उतनी ही ज्यादा इनकम इंक्रीज होगी। अगर गवर्नमेंट बोरो करती है तो उस केस में भी जब गवर्नमेंट बोरो करेगी तो उसकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। फ्यूचर में वो उसको पैसे पेमेंट, रीपेमेंट भी करनी पड़ेगी उस पैसे की, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और थर्ड जो इम्प्लीकेशन है कट इन एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट जो भी सोशल वेलफेयर पे जो खर्चा कर रही है उसमें कटौती कर देगी तो हमारा सोशल वेलफेयर का लॉस होगा। Implications of fiscal deficit. फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल है? इक्वल टू बोरोइंग। और बोरोइंग गवर्नमेंट करती है या तो जनरल पब्लिक से, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, आरबीआई से, या फिर फॉरेन कंट्री से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट बोरो करती है जनरल पब्लिक से तो क्या होगा। अब देखो, फॉर एग्जांपल पब्लिक के पास पैसे हैं 100 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, तो अब क्या करेगी पब्लिक? 100 रुपए का खर्च करेगी। अगर खर्च करेगी तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। या अगर इसको इन्वेस्ट करती है तो इन्वेस्टमेंट करने से भी हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट पब्लिक से बोरो करती है तो सिचुएशन में, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने और पब्लिक से बोरो कर लिए 30 रुपीज, तो 30 रुपीज किसके पास चले गए? जो 30 रुपीज थे पब्लिक के, वो किसके पास चले गए? गवर्नमेंट के पास। पब्लिक के जो 30 रुपीज है वो कहाँ चले गए? गवर्नमेंट के पास। तो पब्लिक या तो इस 100 रुपए को इन्वेस्ट करती, और इन्वेस्टमेंट करती तो हमारा जीडीपी इंक्रीज होता। अब गवर्नमेंट अगर पब्लिक से बोरो करती है तो जरूरी नहीं है कि पब्लिक, जो गवर्नमेंट है, वो इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए यूज करे। हो सकता है गवर्नमेंट इसको यूज करे सोशल वेलफेयर के लिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर के लिए। तो उस केस में हमारी जो जीडीपी है वो इंक्रीज नहीं होगी। तो फिस्कल डेफिसिट के जो इम्प्लीकेशन है उसमें अगर गवर्नमेंट बोरो करती है पब्लिक से तो क्राउडिंग आउट सिचुएशन अराइज हो जाती है। क्राउडिंग आउट मींस कि अगर गवर्नमेंट पब्लिक से बोरो नहीं करती तो पब्लिक उस पैसे को इन्वेस्ट करती, प्राइवेट सेक्टर उसको इन्वेस्टमेंट करता। लेकिन क्योंकि अब गवर्नमेंट ने पब्लिक से बोरो कर लिया तो पब्लिक के जो पैसे हैं वो किसके पास चले गए? गवर्नमेंट के पास।